गुड इवनिंग सर। चलो भाई, गुड इवनिंग। अभी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कितने लोग आ गए भाई? सत्रह लोग आ गए। बाकी लोग अभी गायब हैं, करीब करीब आधे लोग तो गायब ही हैं। 18 हो गए। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। हम लोग 19 हो गए, धीरे धीरे आ रहे हैं लोग। सुबह हम लोगों ने अच्छा एक क्वेश्चन कर लिया था। चलिए जरा एक क्वेश्चन तेजी से और बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखे pH ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, pH ऑफ magnesium hydroxide is 12. Then Ksp of magnesium hydroxide will be. Then Ksp of magnesium hydroxide will be. चलो भाई आंसर दो। तेजी से आंसर। क्या भाई, किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या? सर 5 × 10⁻⁻5। चलो भाई, एक आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻5। चलिए बेटा, एक आंसर, एक बच्चे का आंसर आ चुका है कि इसका अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Ksp निकालेंगे तो यह आया है 5 × 10⁻⁻5। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सुबह जो चीजें बताई गई हैं अगर वो दिमाग में है तो बेटा फिर केवल और केवल पीएच का सब दारोमदार है। 19 लोग हैं, मतलब बाकी लोग जो नहीं आए हैं तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी जो लोग नहीं आए हैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम लोग। चलो भाई बच्चा लोगों बोलो, समय नहीं है, मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप बताइए, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम आयोनाइज करेंगे तो आयोनाइज करने के बाद ये हमको क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस प्लस एक्वस, और साथ में क्या देगा? 2OH-। ये दोनों चीजें हमको मिलेंगी। तो सबसे पहले इस पीएच से हमें एक चीज पता चल जाएगा, क्या? किसमें OH आयन कंसंट्रेशन कितना है। तो बेटा जी आप बताओ, अगर पीएच इसका दिया गया है 12 तो इसका मतलब क्या हुआ कि H आयन कंसंट्रेशन अगर निकालोगे तो इसमें क्या निकलेगा? 10⁻⁻12। आप बताइए, अगर H आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻12 है तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 10⁻²। 10⁻²। अब आप बताओ, अगर इसका कंसंट्रेशन आ गया है 10⁻⁻2 तो बेटा जी इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा? सर हाफ हो जाएगा। आधा हो जाएगा। यस सर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5:10⁻⁻1। 3। बोलो, होगा या नहीं भाई? यस सर। अब आगे आइए, Ksp के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 आयन ना। सर 5 × 10⁻³ हो जाएगा। हाँ बेटा, क्या बच्चा? सर 5 × 10⁻³ हो जाएगा ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या आ गया बेटा? OH आयन का कंसंट्रेशन इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर।
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो मैंने -1 कर दिया, हाँ सही कह रहे हो, Yes, sir. बिल्कुल सही। ये -1 नहीं -3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 10⁻² है ना। 10⁻² में से अगर 10 बाहर ले आओगे तो यहाँ एक 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। Yes, sir. तो अब आइए जरा आगे बढ़ें। ये क्या हो गया, 5×10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁴। अब आगे बढ़ो, क्या आ गया, 5×10⁻⁷। देख लो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, केवल बस Yes. पीएच ओएच ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी बेस का पीएच दिया गया है तो ओएच आयन कंसंट्रेशन नहीं होगा, उसको 10⁻⁻14 में से निकालना पड़ेगा उतना एच आयन कंसंट्रेशन। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको। फिर अब आगे, सर जैसे पीएच, हाँ बेटा बोलो बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? हो गया सर, हो गया। चलो ठीक, ओके, इसे नोट कीजिए। फिर अब अगले स्टेप पे आते हैं सॉल्वेबिलिटी के। हो गया सर। चलिए अगली इसी में एक नन्ही सी हेडिंग डालिए बेटा। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट वहां वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे यहाँ बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट। अल्फा वहां डिसोसिएशन कांस्टेंट था, तो यहाँ सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट या सॉल्वेबिलिटी को क्या नाम देंगे, अल्फा। तो अब देखने जा रहे हैं सॉल्वेबिलिटी, या इसी को नाम क्या देंगे, एस। डिसोसिएशन कांस्टेंट को नाम क्या दिया था, अल्फा, तो यहाँ सॉल्वेबिलिटी या सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट को नाम क्या दे दिया, सिंबल क्या दे दिया, एस। पहले इसका डेफिनेशन देखो, तो चूंकि हम इसको अल्फा से लिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेशन भी इसकी वही होगी ना। तो पहले यहाँ आगे डेफिनेशन लिख लीजिए। ये क्या कहता है बेटा, दैट पार्ट किसके बराबर होगा, दैट पार्ट ऑफ 1 मोल, दैट पार्ट ऑफ 1 मोल ऑफ partially soluble salt which dissolve in H2O। देखो अल्फा ही तो है ये। अल्फा में आपने क्या बोला था, 1 मोल का कितना पार्ट इक्विलिब्रियम पे टूट जाता है, और सॉल्वेबिलिटी को क्या बोला है, या सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट को क्या बोला है, उस पार्शियली सॉल्युबल साल्ट का इक्विलिब्रियम पर 1 मोल में से कितना मोल डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्चुअली ये भी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह चीज है। बस बेटा यहां इसकी यूनिट जब कभी रिप्रेजेंट करनी होती है तो फिक्स है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट प्रायः रिप्रेजेंट की जाती है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। और मान लो मोल पर लीटर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमको निकालना तो पड़ेगा मोल पर लीटर ही। तो ज्यादा ज्यादा क्या दे सकते हैं, ग्राम पर लीटर दे दिया गया। तो अगर मान लो ये गिवन है आपको, इसकी यूनिट गिवन है क्या, ग्राम पर लीटर, तो आप बताओ इस ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में ले जाने के लिए हम क्या करें। तो अगर इस ग्राम पर लीटर को बेटा हम इसके मॉलिक्यूलर मास से, साल्ट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें, तो जरा बताओ ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, मोल। मोल आ जाएगा, और लीटर पर है ये। तो अगर बेटा कभी गलती से मान लो आपको क्वेश्चन में मिलता है ग्राम पर लीटर, लेकिन इसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा मोल पर लीटर में करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस ग्राम पर लीटर को हम उस साल्ट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मोल पर लीटर। यस सर। ठीक है। अब आइए, जब आपने सॉल्वेबिलिटी पढ़ लिया तो अब टाइप ऑफ साल्ट में एक एक साल्ट का टाइप देखते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस क्वेश्चन जैसे दो किए हो, कोई भी क्वेश्चन इस पे ऐसे ही बनता घुमा फिरा के, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो इस तरह के कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होंगे। तो इसलिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दूं
फिलहाल 17 को दिमाग में रख के, बाकी उसके बाद तो फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो जितना करना है करेंगे हम लोग। तो एक हेडिंग डाल दीजिए बेटा, रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी मतलब S एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब है KSP। किसी पार्शियली सॉल्वेबल साल्ट के सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट और उसके KSP में रिलेशन देखने जा रहे हैं। अब हम लोग को एक एक साल्ट डिटेल लेना है बेटा। तो जैसे साल्ट का एक डिवीजन हमने आपको शुरू में दिखाया था, वैसे ले रहे हैं। नंबर 1 में ले रहे हैं 1:1 टाइप साल्ट। मतलब समझ रहे हैं 1:1 टाइप का मतलब? यस सर। जिसमें एक ही केटायन हो और एक ही है ना। एक एनायन हो। जैसे एग्जांपल देखो, हमने लिया AgCl, कैसा है? सॉलिड। ये पार्शियली डिसॉल्व हुआ और पार्शियली डिसॉल्व होने के बाद इसने दे दिया Ag प्लस एक्वस और साथ में इसने दे दिया Cl माइनस एक्वस। अब इसके लिए हमको KSP लेना है, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं कि जब t बराबर 0 था, तो शुरू में जब हमें नहीं पता होता तो हम सबका क्या लेते हैं? 1 मोल ले लेते हैं। इसका हमने 1 मोल ले लिया। t बराबर 0 पे ये कितना था? 0। ये कितना था? 0 शुरुआत में। अब हम इसके बाद कहाँ आ गए? इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो देखो एट इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो इक्विलिब्रियम पे क्या करेगा? यस टूटेगा। इसी को तो हम लोगों ने सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट बोला है। तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम पे आप जाएंगे तो 1 मोल में से कितना टूट जाएगा? 1 माइनस S। तो ये कितना बन जाएगा? S और S। अब आप बताइए KSP के लिए हम लोगों ने क्या बोला था अभी तक? इसका सॉलिड है तो इसका तो एक्टिव मास कुछ लेना नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? S मल्टीप्लाइड बाई S। ये बराबर क्या हो जाएगा? H²। और अब अगर आपसे S पूछा जाए तो देखो 2 फार्मूले आ गए। इसका क्वेश्चन में इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? एक हमारे पास आ गया KSP बराबर है S²। और मान लो कभी पूछते हैं नहीं आप इसकी सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट बताओ क्या होगा, तो सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा √KSP। सारे फार्मूले वही पुराने वाले हैं, बस घूम फिर के उनका नाम बदल जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। देख लो, सब पुरानी कहानी चल रही है। हाँ, लेकिन ये आइडिया नहीं होगा तो क्वेश्चन दिक्कत करेगा। ये हो गया। दूसरे टाइप का साल्ट है बेटा 1:2 टाइप, या इसी को क्या बोला था? AB2 टाइप। उसका भी एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग पीछे देख चुके थे। हमारे पास कैल्शियम का फ्लोराइड है, डिसॉल्व हो रहा है, कैल्शियम प्लस प्लस दे रहा है, 2F माइनस दे रहा है। जब हम t बराबर 0 की बात करेंगे तो सपोज इसका हमने 1 मोल ले लिया, तो इसका क्या बना होगा? 0। इसका क्या बना होगा? 0। और अब इसके बाद हम कहाँ आ गए? एट इक्विलिब्रियम पर आ गए। तो इसमें से S टूट गया होगा, तो एक में से कितना टूट गया? 1 माइनस S। तो इसका कितना बना होगा? S। और इसका कितना बना होगा? 2S। तो अब इसका KSP निकालो। जब इसका KSP निकालोगे बेटा तो क्या बोलोगे? S मल्टीप्लाइड बाई 2S का स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आ रही जो लिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। क्योंकि तो कई बार हो चुका, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लिखते जा रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। यस सर, सब समझ गए। चलिए, तो अब इसका क्या करेंगे? S और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया? 4S²। और अल्टीमेटली जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया? 4S³। तो बेटा यहाँ 2 फार्मूला हमें मिल गया। अगर 1:2 टाइप या AB2 टाइप के साल्ट के KSP की बात करेंगे तो इसका KSP होता है 4S²। या इसके लिए अगर S हम लोग को निकालना है S, तो हम लोग क्या करेंगे? 4S² नहीं यार, क्या कर रहे हो? क्यूब। 4x³ या इसका S निकालना हो बेटा तो क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 तो सॉरी, क्यूब रूट जब इसका लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? KSP बाई
4। 4 ये क्या आ गया, KSP/4। ये दो फार्मूले यहाँ पे मिल गए। आगे चलें। यस सर। चलिए तीसरे तरह का सवाल देख लें। उन सब के लिए बेटा KSP का फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर आगे ये रहेगा कि इस्तेमाल करना रहेगा। और निकाले रहोगे तो मान लो भूल भाल गए तो निकाल भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तीसरे में आते हैं बेटा। तीसरे तरह का साल्ट है 1:3 टाइप। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है FeOH का होल थ्राइस। ये हमको देगा Fe+3 और साथ में देगा 3OH का माइनस। जब हम t बराबर 0 की बात करेंगे तो इसका 1 मोल लिया था, इसका 0 मोल था, इसका 0 मोल था। जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो इसका क्या हो गया 1 - S। तो इसका कितना बना S, तो इसका कितना बना 3S। अब जब हम इसके लिए KSP लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे S × 3S का क्यूब। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो S आ जाएगा और 3S का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 9S3। फिर आगे बढ़े तो क्या मिल गया हम लोग को 9S 27 होगा। 27 होगा। हाँ, देख लो फिर गड़बड़ किया मैंने। अभी देखो हड़बड़ हड़बड़ करने में यही सब होगा। हाँ ये हो गया बेटा 27S3। और फिर यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 27S का पावर 4। अब अगर आपको इसका S निकालना है तो क्या है, जहाँ क्यूब रूट कर रहे थे वहाँ क्या लिखना है ये, और इसके अंदर क्या आ जाएगा KSP/4। क्या यार KSP/27। 27 यस सर। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो अगले का मैं सीधे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कहानी सब ऐसे ही चलेगी। तो अब आप ये फार्मूला नहीं भी याद है तो निकाल लोगे, यही वाली कहानी आगे चलती है। जैसे 1:4 टाइप ले लिया जाए तो इसका अगर एग्जाम्पल लेना है तो एक एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। जैसे बेटा हमने क्या 2:4 टाइप का, बल्कि इसको 2:4 कम बोले। अगर हम कैल्शियम का फास्फेट लेंगे तो 3:2 टाइप का हो जाएगा। 3:2 टाइप का। देखो हमने लिया है कैल्शियम का फास्फेट। कोई साल्ट बनाया जा सकता है, बस ध्यान में क्या रखना है स्प्रिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, पार्शियली डिसॉल्व होना चाहिए। तो ये क्या देगा आपको 3 कैल्शियम + 2, ये होगा 2, और साथ में फिर ये क्या दे देगा PO4 - 3, कितना देगा ट्वाइस। इसको भी ऐसे ले लेंगे। सर ये क्या लिखा है 3:2? हाँ 3:2, ये देखो 3:2। सर CA3PO4 ये 3 है 2 है सर? ये बेटा 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, यस सर। ये 2 है। चलो तो इसका एक ले लिया तो क्या है 0, ये 0। जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे इसका 1 - S हो जाएगा। इसका कितना बन जाएगा 3S, और इसका कितना बन जाएगा 2S। अब जब KSP आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 3S का पावर 3 लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया गया ना, और मल्टीप्लाइड बाई 2S का पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। 2s का स्क्वायर। अब इसे करेंगे 3 3 का 9 3 27 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2 दूनी 4 का स्क्वायर करेंगे। अब 27 चौका करो तो 100 कितना आ जाएगा 108। हाँ 108, और ये 3 और ये 2 क्या हो जाएगा 5। ये क्या आ गया आपका KSP।
यस निकालना है तो क्या हो जाएगा, KSP बाई सर 108 आया 108 हाँ ठीक हो गया। Yes, sir. यस सर। चलिए अगली हेडिंग इसी में। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या हमें ध्यान रखना है। तो एक तो प्रेसिपिटेशन की बात अभी हम शुरू में आपसे करके आए हैं कि अगर आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्वेलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, सॉल्वेलिटी प्रोडक्ट कम है, तो सुपर सेचुरेटेड हो गया था, बैकवर्ड रिएक्शन आ रही थी, यानी जो सॉल्यूट घुल गया था वो धीरे धीरे क्या करेगा, तली में पेंदी में बैठना शुरू कर देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। और दूसरी, अब प्रेसिपिटेशन यहाँ से देखेंगे, वो तो हमने शुरुआत में हम लोगों ने देखा था। तो अगला क्वेश्चन बेटा कभी कभी KSP देख के पूछ लेते हैं, तो यहाँ लिख ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी एंड प्रेसिपिटेशन। सॉल्वेबिलिटी हम लोगों ने निकाल लिया, रिलेशन बिटवीन सॉल्वेबिलिटी कांस्टेंट S एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन क्या हो मिलता है यहाँ कि सॉल्वेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP, और यही सॉल्वेबिलिटी या KSP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PPT। किसी की सॉल्वेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब PPT कम बनेगा, KSP ज्यादा तो इसका मतलब PPT कम बनाएगा, और KSP कम है या सॉल्वेबिलिटी कम है तो PPT क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। चलिए क्वेश्चन तेजी के साथ एक दो कर लेते हैं, जो अभी पढ़ा है आपने कि किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिखते रहना मेरे। KSP of silver chloride and Ag2S are 10 to the power minus 10 and 10 to the power minus 12 respectively. Then which order is correct? Then which order is correct in respect to solubility? तो आपको बताना है सॉल्वेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर सही है। पहला आपको दिया गया है AgCl की सॉल्वेबिलिटी Ag2S से ज्यादा है। दूसरा आपको दिया गया है Ag2S की सॉल्वेबिलिटी AgCl से ज्यादा है। तीसरा आपको दिया गया है Ag2S की सॉल्वेबिलिटी AgCl के बराबर है। और चौथा आपको दिया गया है नन। सॉल्वेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या था, 1:1, 1:2, 1:1 और 1:2 टाइप साल्ट्स के लिए। बोलो भाई। अगर सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो दो फार्मूला, एक क्या था 1:1 टाइप के लिए, क्योंकि एक साल्ट 1:1 वाला है, और अगला साल्ट क्या है 1:2 या 2:1।
2:1 का रेशियो होना चाहिए। तो 1:2, मतलब एक कैटायन हो 2 एनायन हो या एक एनायन हो 2 कैटायन हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, सॉल्वेबिलिटी बराबर है तो AgCl की ज्यादा है। हाँ √KSP। और इसके लिए क्या लिखा था बेटा, सॉल्वेबिलिटी बराबर है अंडर रूट क्यों, क्यूब रूट KSP की पावर 4। चलो भाई, KSP यहाँ क्या दिया गया है 10⁻10। तो जब 10⁻10 लेंगे अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻5। यहाँ आ जाइए, यहाँ दिया गया है, ये है ऊपर है 10⁻12 और नीचे क्या है 4। 4। इस वैल्यू को सॉल्व करें तो 4 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके चेक कर लेते हैं। अगर 4 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो ये फाइनली क्या आ जाएगा ना 2 दूनी 4 दूनी 8 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर। 10⁻⁻4 हो जाएगा ऊपर और नीचे। और सर 1/4 को बाहर ले लेंगे 1/2। मतलब एक लमसम आइडिया निकाले, ये आ गया। सर AgCl से तो ज्यादा ही आएगा। सर तो भाई यस सर। तो ये कंपेयर करना एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी चाहिए। यस सर। यस सर। आप AgCl से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा आएगा सर। ये ज्यादा आएगा तो इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं या 2-3 साल दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनके सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो अल्टीमेटली बेटा हम लोग को क्या करना होता है, ये फार्मूला दिमाग में रखना है, जिसके लिए सॉल्वेबिलिटी या KSP के वैल्यू ज्यादा आएगी उसका सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगा, उसका प्रेसिपिटेशन कम होगा। और जिसके लिए KSP या सॉल्वेबिलिटी की वैल्यू कम आएगी उसकी सॉल्वेबिलिटी कम है, यानी उसका प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सर हाँ बेटा। सर इसमें जरूरी है सॉल्व करके लेके सर, जैसे आपने बताया रिलेशन सॉल्युबिलिटी और KSP, तो सर डायरेक्ट वैल्यू देख के भी तो कह सकते हैं। भाई हम कह रहे हैं कि इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहते हैं यहाँ कुछ पॉइंट पे दिया होता तब भी उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो कि देखो इसकी और इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या दी गई है, ये दी गई है KSP, इसका KSP क्या दिया गया, ये दिया गया। अभी किसका KSP ज्यादा आपको दिख रहा है, AgCl। AgCl। अगर ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो इसका KSP ज्यादा दिख रहा है या नहीं? यस सर। तो अगर इसका KSP ज्यादा दिख रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसका आंसर आया है Ag2s। तो इसका मतलब सॉल्वेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं, तो ये जो हम लोगों ने रिलेशन लिखा है ना, अगर सॉल्वेबिलिटी की वैल्यू, अगर KSP की वैल्यू दे करके पूछ रहे हैं, तो अब अगर ये रिलेशन हमको निकालना है तो ये एग्जैक्टली कब फॉलो होगा, जब दोनों साल्ट एक ही तरह के हों। लेकिन अगर साल्ट का टाइप चेंज हो जाएगा तो आपको सॉल्वेबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। यस सर। अगर ये वैल्यू चेंज हो गई, मानो 1:1 1:2 टाइप के हो यस सर, गया, समझ गए। तो आपको ये कंपेयर ही करना पड़ेगा ना। ये तो अगर वन टाइप है किसी भी वन टाइप के 1:1 हो 1:2 हो और इनके दिया गया हो वैल्यू, तो आप बता सकते हो। सर एक ही टाइप को तो पता कर लेंगे सर। जैसे मान लो इन्होंने कहा हमारे पास एक AgCl है और दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास अगला जो दिया गया है AgBr है, तो अब दोनों 1:1 टाइप के हो गए। तब हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू देखेंगे, आंसर बता देंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह के हैं टाइप, तो फिर आपको यस कैलकुलेट करके तब दिखाना पड़ेगा कि यस किसका ज्यादा और किसका यस कम है। यस सर। चलिए, एक चीज बेटा इसमें और छूटी है, तो छोटी सी, उसे पूरा कर लेते हैं।
तो आपका सॉल्वेबिलिटी एंड सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाएगा। एक नन्ही सी चीज छूटी रह गई है, एडवर्स आयन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉमन आयन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और दो चीज इफेक्ट सॉल्वेबिलिटी पे। इस पे क्वेश्चंस आपको लास्ट में इफेक्ट वाले पोर्शन से थोड़ी सी ज्यादा दिख जाते हैं। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्वेबिलिटी। फैक्टर्स देखने जा रहे हैं बेटा। दो फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। पहला फैक्टर होता है कि अगर आपके पास कोई कॉमन आयन है, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, और दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ एडवर्स आयन, इफेक्ट ऑफ एडवर्स आयन। एक चीज हमेशा याद रखना, जब कॉमन आयन का इफेक्ट देखते हो तो रिमेंबर इट, यह कॉमन आयन कहां से आता है ये हमेशा दिमाग में रखना, कम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका अल्फा क्या होगा 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉमन आयन आया है वो कैसा होना चाहिए, फेयरली सॉल्वेबल है, वो स्प्रिंगली सॉल्वेबल नहीं है, फेयरली सॉल्वेबल है। अब आइए इसको समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए बेटा, पहले को समझ लेते हैं फिर दूसरे को डिस्कस कर लेंगे। हमने कहा सपोज हमारे पास AgCl है, स्प्रिंगली सॉल्वेबल है, हमने पानी में डाला था, थोड़ा सा घुल गया, Ag+ बना, Cl- बन गया, ठीक। लेकिन अब हमने क्या किया, इसी में हमने ये जो सोल्यूशन मिला था ना, इसी में जस्ट हमने जब हमें सोल्यूशन मिल गया तो अब हमसे बोला गया क्या, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, हमसे बोला गया इसमें हमने HCl डाल दिया। HCl कहां लिया था याद है कुछ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब है जितना लोगे पूरा का पूरा टूटेगा, जब Yes, sir. पूरा टूटेगा तो ये देगा H+ और ये क्या देगा Cl-। जरा बताओ ये जो कॉमन आयन तुमको मिला है ये किसका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है या नहीं आया है? यस सर। यस सर। अब अगर ये कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया तो इसका अल्फा मान है, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया होगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर वाली रिएक्शन को कहां फोर्स करेगा, बैकवर्ड तो बताओ इसकी सॉल्वेबिलिटी बढ़ेगी या घट जाएगी, घट जाएगी। बोलो बेटा, कम। कम हो डिक्रीज हो जाएगी। जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब देखो क्या हम लोग लिख रहे हैं, सॉल्वेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अगर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्वेबिलिटी क्या हो गई, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, एडवर्स आयन का क्या मतलब हुआ, और जरा इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा के चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, हमारे पास AgCl है और ये पार्शियली डिसॉल्व हो रहा था, ये हमको दे रहा था Ag+, साथ में दे रहा था Cl-। जब इक्विलिब्रियम हमारा एस्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम मिल गया, तो इसी इक्विलिब्रियम पर हमने डाल दिया NH3। अब जानते हो NH3 क्या करेगा, देखना ध्यान से, अगर आपने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद इसमें NH3 डाल दिया तो बेटा जी सिल्वर के लिए NH3 एडवर्स आयन है, क्यों, जैसे ही NH3 डालोगे NH3 इससे रिएक्शन करेगा और आपको दे देगा AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। अब जरा बताओ ये पूरी की पूरी चीज जो बनी है ये कैसी है, इनसॉल्वेबल। पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आयनाइज नहीं होता। यस सर। और अगर इनसॉल्वेबल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना Ag सोल्यूशन में था वो सब अमोनिया के साथ चला गया, PPT बन गया, इनसॉल्वेबल है ये।
यानी गेट प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयन, तो अब रिएक्शन क्या करेगी? फॉरवर्ड। बोलो। फॉरवर्ड करेगी सर। फॉरवर्ड जाएगी। यानी solubility is directly proportional to concentration of adverse ion. Adverse ion. यस सर। अब क्वेश्चन क्या होगा? चलो एक आध क्वेश्चन लिख करके देख लो। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ एडवर्स आयन और इससे के बिहाफ पे आप बता देंगे। तो जरा लिखते हैं क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in pure water, comma 0.1 molar NaCl, comma 0.2 molar calcium chloride and 0.1 molar NH3 are S1, S2, S3 and S4. Then correct order of solubility. बताओ सॉल्युबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? पहले आप सबसे पहले तुरंत चेक कर लो कौन कौन कॉमन आयन देगा, कौन कौन एडवर्स आयन देगा और कौन कुछ नहीं देगा, चेक करो। तो बेटा जी अगर हम इसकी बात करें तो इसमें दो आयन मिलेंगे, एक सिल्वर मिलेगा और एक क्लोराइड मिलेगा। इसकी बात करो, ये कोई न तो ये सपोर्ट करेगा न तो विरोध करेगा। देखो न तो कॉमन आयन न तो एडवर्स आयन है, लेकिन ये क्या देगा? एडवर्स कॉमन आयन। यस सर। ये क्या देगा? कॉमन आयन। कॉमन आयन। ये आयन देगा। एडवर्स आयन। एडवर्स आयन। एडवर्स आयन मिलेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो सबसे कौन सा आएगा वैल्यू? S4। यस सर। बाकी S1 आएगा तो कम हो जाएंगे, तो इसके बाद कौन आ जाएगा? S1। अब इन दोनों में चेक करो ये कितना, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था ना कंसंट्रेशन, तो इससे 0.1 मोल Cl मिलेगा और इससे Cl कितना मिलेगा? 0.4 मोल। 0.4। ये बात समझ आ रही है नहीं? यस सर। तो अब आप बताओ यहाँ भी कॉमन आयन है लेकिन कम है, यहाँ कॉमन आयन ज्यादा है, तो कॉमन आयन ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। यस। बताओ S2 ज्यादा हो जाएगा और सबसे कम कौन हो जाएगा? S3। क्लियर? सर फिर से बता दीजिए। क्या बता दें ये बताओ ना बेटा, अब पूरा ना पूछो ना, इसमें कहाँ दिक्कत हुई है बताओ, उसको बता देते हैं फिर से। सर यही ऑर्डर कैसे अरेंज कर दिए हैं सर? अच्छा बताओ बेटा, अगर कोई एडवर्स आयन का मतलब कोई विरोधी आयन है तो क्या करेगा? उसको लेकर के भागेगा। तो जरा बताओ जितने आपको चीजें यहाँ दी गई हैं उसमें से कौन ऐसा है जो कॉमन आयन दे रहा है और कौन ऐसा है जो विरोधी आयन दे रहा है? पहले बताओ ये वाटर कॉमन आयन दे रहा है या विरोधी आयन मिलेगा? सर एक कॉमन देगा। कॉमन देगा। किससे कंपेयर करना है? AgCl से। AgCl है आपका साल्ट, मेन साल्ट कौन है? AgCl। तो आप AgCl को जो भी है, अरे भाई ये बंद कर दीजिए यार। AgCl में जो भी आयन है, क्या वाटर में कोई वो आयन है? नहीं। तो इसका मतलब ना तो ये कॉमन आयन देगा ना तो एडवर्स आयन देगा। यस सर। यहाँ NaCl में है या नहीं है? ये NaCl में है। कितना है? 0.1 मोलर।
क्योंकि अगर NaCl 0.1 मोलर है तो जब NaCl टूटेगा तो क्या देगा, 0.1 मोलर क्या देगा, Na प्लस, यस सर, 0.1 मोलर क्या देगा, Cl माइनस। एडवर्स आयन यहाँ भी है, कॉमन आयन है, यहाँ आओ, इसमें है या नहीं, यस सर, इसमें भी है क्लोरीन है, अगर 1 मोल लोगे तो क्लोरीन कितना मिलेगा, 2 मोल, 2 मोल। तो 0.1 लोगे तो कितना मिलेगा, 0.2 मोल। तो यहाँ देखो कितना 0.2 मोल लिया तो कितना मिलेगा, 0.4 मोल। तो यहाँ 0.4 मोल क्या मिल जाएगा, Cl माइनस। ये बताओ ये कैसा है, कॉमन है या एडवर्स है, एडवर्स है सर। तो अब आप बताओ एडवर्स आयन में क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो सॉल्वेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एडवर्स आयन। तो एक Yes, ही में एडवर्स आयन है, इसका मतलब इसमें सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। यस सर, तो बताओ इसके लिए सॉल्वेबिलिटी का कौन सा नंबर दिया गया है, देखो S4, यस 4, S4 में सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो किसमें आ गया, S1 में, क्यों, यस तो सर, ये विरोध करेगा ना तो सपोर्ट करेगा, तो उसके बाद S1 में आ गया। अब 2 है जहां कॉमन आयन है, S3 और S2 और S3 में कॉमन आयन है, लेकिन देखो कॉमन आयन ज्यादा किसमें है, S3 में या S2 में, तो देखो कॉमन आयन यहाँ ज्यादा है, S2 में सर। देखो ना ये 4Cl है ना, यस सर, तो कॉमन आयन किसमें ज्यादा है, S3 में। S2 में। S3 है ना बेटा, ये नंबर डालो, इसका S1 है, इसका नंबर S2 है, इसका नंबर S3 है, और इसका नंबर क्या था, S4 था। यस 4, सबसे ज्यादा कॉमन आयन है तो इसका मतलब इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम। और S2 में यस तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, S3 के तुलना में कम है, तो इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा। ठीक, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करो, देखते हैं कितना समझ में आ गया। चलो बेटा एक क्वेश्चन और लिख लो, KSP of silver chloride is 10 to the power minus 10. Then calculate its solubility in number 1 pure water और नंबर 2 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। पीछे फार्मूला लिख के आए हो, 1:1 का साल्ट है, पीछे फार्मूला लिखा है आपने, फार्मूले की जरूरत है तो इस्तेमाल कर लेंगे, आप कर लीजिएगा पीछे से। सॉल्व करो। किसी का आया भाई? सर वाटर के लिए 10 to the power -5। चलो भाई, एक बच्चे ने आंसर बताया है कि वाटर के लिए इसकी सॉल्वेबिलिटी आ रही है 10 to the power -5 और यूनिट क्या लेंगे, मोल पर लीटर। अगली सॉल्वेबिलिटी बताइए। सब बता चुके हैं, कुछ नहीं करना, थोड़ी सी क्वेश्चन से जूझो,
जब अपने मन से एक बार जूझोगे, आएगा नहीं आएगा, जब नहीं आएगा और इसे मैं बताऊंगा कि कैसे आया, तो तुरंत आपको अपनी गलती समझ में आएगी कि आप क्या गलत कर रहे थे, और फिर उस तरह का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जितना टाइप आप क्वेश्चन में बता रहा हूं, अगर उतना ही टाइप प्रैक्टिस कर लें, जो नहीं पढ़ाया उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो बेटा जी अगर आप 100 क्वेश्चन लेके बैठोगे जितने मैंने पढ़ा चुका हूं, तो आराम से 90 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। केवल 10 क्वेश्चन होंगे जो एक दूसरे 2-3 कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं, वो गलत होंगे। हाँ, बफर नहीं बताया है, साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बताया है, तो इसके क्वेश्चन जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी करेंगे आपको। अब बफर भी क्या है, प्योरली पीएच बेस्ड है, लेकिन ये कि नहीं पढ़ा है तो फिर उसमें कैसे पीएच का इस्तेमाल करते हैं ये तो अब देखना पड़ेगा ना जब पढ़ेंगे। क्या भैया बिल्कुल सन्नाटा, हम ही से सॉल्व करवाओगे, अपने मन से नहीं कुछ करोगे तुम लोग? सर 10 to the power -9 कितना? सर सेकंड वाले में। चलो भाई, एक आंसर आया है 10 to the power -5, एक आंसर आया 10 to the power -9। क्या सही क्या गलत पता नहीं है, चेक करेंगे। लेकिन फिलहाल अच्छा, ये दोनों लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है या दो बच्चे, मतलब एक ही बच्चे का दोनों आंसर है? सर मैंने सेकंड सर वाला दिया। अलग अलग। अब सर लोग फर्स्ट वाला भी मेरा वही आ रहा है 10 to the power -5। अब देखो क्लास में इतने लोग हो, अब 2 बच्चे केवल कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद देखो बेटा, जो 2 बच्चे कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे अगर आप देख रहे होगे तो उनके आंसर, ये बच्चे आपके साथ ही थे शुरुआत में, देखो इनके भी आंसर इतने एक्यूरेट नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे देखो इनका आंसर अब ज्यादातर सही होने लगा है। सबके हो जाएंगे, बस कुछ नहीं करना, क्लास के बाद थोड़ी सी आपको फोकस करना है, जो चीजें पढ़ाई गई वो रिवाइज कीजिए। और दूसरा है कि आप हमारे ही ऊपर छोड़ दो, तो फिर तो मान लो हम लगे ही हैं, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। AgCl सॉलिड है, ये टूटा, इसने Ag+ दिया, Cl- एक्वस में लिया। हमें पता नहीं है कि इसकी सॉल्वेबिलिटी कितनी है, यही तो पूछा गया हमसे, सॉल्वेबिलिटी बताओ, तो हमने मान लिया S है, नहीं पता तो S मान लेते हैं, तो हमने मान लिया S है। अब अगर इसकी सॉल्वेबिलिटी S है तो 1 में से S टूटा होगा, तो ये कितना बना होगा? S बना होगा, ये S बना होगा। तो हम जानते हैं KSP निकालेंगे, तो KSP क्या हो जाएगा? S गुणे S, पीछे फार्मूला निकाल के आ रहे हो, S² आ गया। लेकिन हमसे KSP थोड़ी ना, हमसे सॉल्वेबिलिटी पूछा गया, KSP दिया गया है। तो अब जब हम इसकी सॉल्वेबिलिटी निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? सॉल्वेबिलिटी बराबर है √KSP, या यही क्या करेंगे, √10 to the power -10, या यही बराबर आ जाएगा 10 to the power -5। खत्म हो गया, पहला आंसर आ गया। प्योर वाटर में इसकी सॉल्वेबिलिटी कितनी होगी? 10 to the power -5 मोल पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी सर केस मतलब AgCl की होगी ना, ये सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में सर हम निकाल मतलब प्योर वाटर में तो सर वो आयनाइजेशन करेगा। तो लेकिन बेटा जी प्योर वाटर आयनाइजेशन करेगा, अगर इसे कोई कॉमन आयन वो नहीं दे रहा है तो हमें क्या लेना लाना है उससे? सॉल्वेबिलिटी पे सर दो, इसकी सॉल्युबिलिटी AgCl की सॉल्युबिलिटी हम लोग को प्योर वाटर में फाइंड आउट करनी है, ना कि सिर्फ सर AgCl की सॉल्युबिलिटी। हाँ तो वही सर 10⁻⁵ आया था, बट सर वो उससे प्योर वाटर का कहाँ कोई वो लेना देना है। बेटा जी, जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम मान के चलते हैं इस पूरे चैप्टर में, जब तक आपसे कुछ ना बोला जाए, जब तक आपसे उसके बारे में कोई बात ना करें कि ये सॉल्वेंट है, बताओ इस सॉल्वेंट में क्या होगा, तो बेटा जी जो इसका सॉल्वेबिलिटी ये प्रोडक्ट दिया गया है ना KSP, ये कब दिया जाता है? अगर कुछ कोई सॉल्वेंट नहीं बोला गया तो इसे वाटर ही मान के चला जाता है। तो चाहे हम पूछते कि इसकी सॉल्वेबिलिटी प्योर वाटर में बताओ, और चाहे हम पूछते कि इसका KSP इतना है, बताओ इसकी सॉल्वेबिलिटी कितनी होगी, तो जब हम आपसे कोई नाम ना लेते, हम यही पूछते कि इसका KSP, इसके KSP की वैल्यू दी गई है 10 to the power -10, बताओ इसकी सॉल्वेबिलिटी कितनी होगी, तब भी आपका आंसर यही आता ना, यही तो आंसर आता। इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेंट कोई भी अगर हम ले लेते, हाँ सर। अगर सॉल्वेंट अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, मतलब सॉल्वेंट ना तो उसे सपोर्ट कर रहा है ना तो उसे विरोध कर रहा है, तो सॉल्वेबिलिटी पे दो ही चीज का तो इफेक्ट पड़ा है, तीसरे किसी चीज का इफेक्ट पड़ा ही नहीं।
हाँ, अगर कोई ऐसा सॉल्यूट ले लेते, कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लेते जो कॉमन आयन देता या विरोधी आयन देता, तब दिक्कत हो जाती है। अगर हाँ कोई सर आ गया। विरोधी आयन देता तो दिक्कत हो जाती, अदरवाइज सॉल्वेंट का केवल काम होता है मीडियम प्रोवाइड करना। तो चाहे आपसे हम वाटर बोलें या ना बोलें, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही माना जाता है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो दिया गया है ये केएसपी किसमें निकाल के दी गई है आपको, वाटर में ही दी गई है वाटर। ना। अंडरस्टूड सी बात है बेटा, उसमें आपको कुछ करना ही वही सर, बस वही देख रहे थे, प्योर वाटर क्या मतलब। नहीं, अगर हम वो तो उन्होंने दे दिया है क्वेश्चन में, लैंग्वेज ऐसी आती है, लेकिन वो कुछ ना देते, वो सॉल्वेबिलिटी पूछ लेते तब भी वाटर ही माना जाता है उसे। अब आओ दूसरे में आ जाओ। अब आपने इतना मोलर NaCl ले लिया, अब कॉमन आयन आ गया, और कॉमन आयन आ गया तो करेगा क्या, और जरा चेक करो। ये तो सही था, आपने क्या किया, जब आपने इसे 1 मोल लिया था, इसमें से S निकाल दिया, तो यहाँ क्या बन गया था S मोल, और यहाँ क्या बन गया था S मोल। लेकिन अब जब आपने इसमें ऐड कर दिया क्या, NaCl टूटेगा, और जब NaCl टूटेगा क्या देगा, Na+ देगा और Cl- देगा। Na+ से तो हमें कोई पंगा नहीं है, Na+ का हमें कोई पंगा नहीं है। लेकिन बेटा जी स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन हमने क्या बोला था, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आता है। तो इसका मतलब इसकी मोलरिटी आपने क्या ली है, 0.1 मोलर। इसका मतलब जब ये टूटा होगा तो इसने क्या दिया होगा, 0.1 मोलर Na+ दिया होगा और 0.1 मोलर Cl- दिया होगा। बोलो। यस सर। यस सर। इसकी सॉल्वेबिलिटी निकालो। तो जब अब हम इसका KSP निकालेंगे तो हमको एक चीज बताओ, ये जो S है, ये जो S आपने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, Ag+ के लिए। नहीं मतलब स्पेरेंगली सॉल्वेबल के लिए या फेयरली सॉल्वेबल का है। Sparingly soluble. और स्पेरेंगली सॉल्वेबल के लिए अगर आपको याद हो तो यस की वैल्यू 1 के तुलना में बहुत कम होती है, अल्फा की वैल्यू 1 की तुलना में क्या है, बहुत कम होती है, थोड़ा सा अमाउंट घुलता है। यस सर। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ अगर ये बहुत थोड़ा सा घुल रहा है तो 0.1 के तुलना में इसे हम इग्नोर कर देंगे, और अगर इसे इग्नोर कर देंगे, अगर इसे हम इग्नोर कर दे रहे हैं तो जरा देखो, ये तो हमारा वैल्यू यस ही है, लेकिन ये वैल्यू हम यस लेते भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यस इतना कम था 0.1 के तुलना में, इसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो अब KSP निकालोगे क्या आ जाएगा, S मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू ले लो, क्योंकि ये इसका तो पूरा 1 है और यहाँ KSP, इसमें जब KSP यस की वैल्यू देखते हो तो यस की वैल्यू क्या आती है, करीब 0.001 या इससे छोटी होती है, तो बहुत कम है। तो इसका मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे, 0.1 से। यस सर। अब KSP आपको दिया गया है, तो KSP क्या है, 10 to the power minus 10 है, बराबर है S गुणे 10 to the power -1 0.1। तो इसको इधर ले जाओ तो ये क्या जाएगा, S बराबर है 10 to the power -10 और अपान 10 to the power -1, ये 0.1 को 10 to the power -1 लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर। और अब जब सॉल्व करोगे तो ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 to the power 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और ये तो फाइनली क्या आ गया, 10 to the power -9। तो याद रखो कभी भी जब कॉमन आयन डालोगे तो जो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन सॉल्वेबिलिटी में इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसके तुलना में जब इसका कंसंट्रेशन निकालोगे तो ये करीब करीब आता है 0.0001। अब तुम बताओ 0.1 में इतना जोड़ भी दिए तो वैल्यू क्या आई, देखो 0.1001। तो तुमको लगता है इसका कोई मतलब है, उसे कैलकुलेशन के सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं। तो सर Ag+ की भी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी सर, Ag+ की। तो ये इसकी, यस सर। अरे बेटा जो इसका आएगा कंसंट्रेशन, तुम बताओ ये पीछे की तरफ अब जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ सर। तो अगर इसका कंसंट्रेशन पहले ये था तो जब ये पीछे की तरफ जाएगा इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, और कम हो जाएगा। और अगर आपने सॉल्वेबिलिटी निकाल दिया कहाँ गया, 10 to the power -9 आया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए इस समय Na+ का Ag+ का या Cl- का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो बेटा जी अब कुछ निकालना थोड़ी ना, अब तो निकल गया ना, देखो क्या आ गया आंसर।
तो आपने पता क्या कर लिया कि जब आप 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन ले रहे हैं तो यस की वैल्यू क्या आई है 10⁻⁹। इसका मतलब क्या होगा, इसमें से कितना टूटा होगा 10⁻⁹। तो ये कितना बना होगा 10⁻⁹। तो ये कितना बना होगा 10⁻⁹। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए Ag आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, उतना ही होगा जितना Cl- आयन का कंसंट्रेशन होगा ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा 10⁻⁹। ये Cl आयन कहां से आया है, फ्रॉम द स्प्रिंगली सॉल्वेंट। पूछा जाए टोटल Cl आयन कितने हो जाएंगे, तो ये तो 10⁻⁹ है ही है, लेकिन इसके कारण कितना मिला था, देखो 10⁻⁻1 मिला था हाँ। तो अगर टोटल की बात करेंगे कि भाई टोटल, तो इसके कारण इसका जो Cl है सोल्यूशन में ये इतना है और इसका Cl कितना है ये है। तो अगर इन दोनों से कंपेयर करना है तो अगर इसमें इसको जोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये पूछा जाए नहीं अब सोल्यूशन में टोटल Cl आयन बताओ, तो इसको फिर हम इग्नोर कर जाएंगे, बहुत छोटी वैल्यू है, क्या बोल देंगे 10⁻⁻1। क्योंकि 10⁻⁹ में अगर 10⁻⁻1 जोड़ भी दोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोई अंतर नहीं आएगा। गुणा थोड़ी ना करना है, उसमें माइनस मिला के -10 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ने के बाद आपको क्या लग रहा है 10⁻⁻10 आ जाएगा क्या? नो सर, 10⁻⁻10 नहीं आ जाएगा। अरे इन दोनों में अंतर है, यस सर जोड़ना पता है। तो देखो जरा 0.00000 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वैल्यू है, और ये वैल्यू देखो कितनी है 0.1, जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 0.1 और इसके आगे 7 जीरो लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 1, इतना आ जाएगा Cl आयन का कंसंट्रेशन। तो यार इतना लिख के 0.1 है ना लिख दो, इतना जीरो के बाद इतना कहाँ मतलब रखता है, ये कहाँ मतलब रखता है, सीधे 0.1 बोल दो। तभी तो कैलकुलेशन में देखो यस को हम लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया था हम लोगों ने। कितना छोटी वैल्यू होती है कि उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलो भाई बच्चा। यस सर हो गया। चलिए इतना हम लोग का टारगेट था, और खैर अब सर का रैपिड फायर शुरू हो रहा होगा। करना इसलिए जरूरी है कि बेटा जी रैपिड फायर में शायद जो नीट का सिलेबस होता है उसी का तेजी से रिवीजन करवाया जाता है, तो उसका थोड़ा सा ये मिलता है कि भाई 1 घंटे 2 घंटे के अंदर रिवाइज करवा देंगे पूरा का पूरा सिलेबस, तो कल जब आप पेपर में बैठोगे तो सारी चीजें बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगी। अच्छा कल सुबह क्योंकि साथ क्लास लगी थी तो इसलिए कल सुबह आपको केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का भी रैपिड फायर है। तो क्लास छोड़ने के बाद पहला काम करना है कि जितना देर में क्लास छोड़ने के बाद आप चाय नाश्ता करोगे उतने देर में मोबाइल ऑन करके या लैपटॉप ऑन करके रैपिड फायर केमिस्ट्री का सामने रख लेना। तो उस समय हमारी क्लास है, उसी समय रैपिड फायर लगा, अंकित सर कितने बजे करवाएंगे? थंबनेल अभी आ जाएगी बेटा, नहीं आई होगी तो आ जाएगी। तो हमको लगा हमारे टाइम पर करवाएंगे क्या सर? नहीं नहीं क्लास है शायद, तो मतलब अगर जब पहले हमारी क्लासेस होगी, क्या बेटा, मतलब जब हमारी क्लास होगी तब मतलब जब हमारी क्लास होगी तो क्या तब टाइमिंग है? नहीं एग्जैक्टली टाइम हमें याद नहीं, लेकिन 8-10 के आसपास होगा, इसीलिए हमने कोशिश की है कि क्लास थोड़ा डिले कर रखे। तो क्लास हम लोग की कब से है, कल वाली? 10 से 12। सर 10 से 12 है, हाँ 10 से 12 बजे तक। तो हमको लग रहा है हो सकता है आपका रैपिड फायर 8 से 9 के बीच में हो, 1 घंटा 1.5 घंटा को रैपिड फायर देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंकित सर भी जब क्वेश्चन करवाएंगे बेटा तो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अब मैंने तो उससे आपको ज्यादा टाइप करवा दिए हैं क्योंकि वो 1.5 घंटे में करवाएंगे, और हमने आपको इतने दिन में हर टाइप का 2-2 4-4 क्वेश्चन करवाया है। तो रैपिड फायर देखने से आपको ये पता चल जाएगा ना, एक आइडिया आपको लग जाए। जैसे बफर का हमने आज अब आपको नहीं बताया, कल सुबह देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ ना। जैसे उसको क्या कहते हैं यार, हाइड्रोलिसिस नहीं बताई है, तो हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में 2-4 1-1 2-2 क्वेश्चन उस पर अंकित सर करवा रहे हो। मैं होता मैं भी वही करवाता, हर तरह के 1-1 2-2 क्वेश्चन रखे गए होंगे।
तो वो रैपिड फायर देखना बिल्कुल जरूरी है सबके लिए। वो कोई टीचर करवाए बेटा, टीचर डिपेंडेंट ना हो ये। उससे यस सर, ओके सर। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो 4 घंटे बाद पेपर देने जा रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने आपको इतना टाइप बताया, ये अंकित सर वहां डिस्कस करेंगे। तो आप उतने देर में सारे टाइप बैठ के रिवाइज नहीं कर पाओगे जितना वो 1.5 घंटे के अंदर बता देंगे। तो आप बिना मेहनत के सारी चीजें जो हमने यहाँ आपको पढ़ाई है वो सारी चीजें क्या होंगी, रिवाइज हो जाएंगी, सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। और नहीं तो Yes, मैं sir. बार बार बोल रहा हूं, मैं अब भी बोल रहा हूं कि जितना मैंने आपको बता दिया है, करीब करीब जितने तरह के क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। केवल बेटा चूंकि मैंने बफर नहीं बताया है ना, उसके बाद हाइड्रोलिसिस नहीं बताई है, और एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं जो थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल का मतलब है जैसे वेपर प्रेशर के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। तो ये आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है बेटा, उसमें थियोरेटिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया है ना। तो ये सब जो असाइनमेंट दिया उसमें है, थियोरेटिकल है, मतलब वो अगर आपने असाइनमेंट रीडिंग किया होगा तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, वो थियरी वाले क्वेश्चन हैं। उसमें फैक्चुअल है, उससे बताने के लिए कुछ होता नहीं है। लड़का असाइनमेंट पढ़ ले तो अपने आप उसको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज बेटा जितना न्यूमेरिकल पोर्शन है आपके पेपर में ना, अगर 5 क्वेश्चन हम थियोरेटिकल छोड़ दें और बफर और साल्ट हाइड्रोलिसिस बताया नहीं है, 5 क्वेश्चन वहां से छोड़ दें, तो बाकी 35 क्वेश्चन अगर जितना एग्जाम्पल ही हमने करवाया है, हर एक टाइप के बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, अगर आप सिर्फ उसी एग्जाम्पल को रिवाइज करके चले जाएंगे क्लास में, तो कम से कम 35 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कम से कम 35 होगा। और कहीं सर कुछ कहीं जो असाइनमेंट दिया उसे पढ़ के आओगे तो जो 5 फैक्चुअल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं थियरी वाले, मतलब रट्टाफिकेशन वाले, ये भी 5 हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे। जो हमने नहीं पढ़ा है उससे 5 क्वेश्चन है, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि कल कम से कम इसमें से 2-3 क्वेश्चन कवर कर दूं। कल मैं मूड में हूं कि बफर सोल्यूशन पढ़ा दूंगा आपको। तो अगर बफर मैंने पूरा कर दिया तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका और बढ़ जाएगा, तो 43 क्वेश्चन तो हो ही गए भाई, तो 2 ही क्वेश्चन तो बच रहा है। 43 सही कर दो, बहुत है। सर कुछ क्वेश्चंस यस भेजे सर, थे। हो गया, रैपिड फायर फायर करना है सर। हाँ बेटा। सर कुछ क्वेश्चंस भेजे थे मैंने आपको। नहीं एक्चुअली जो भी आपने क्वेश्चन भेजे थे, मतलब हमने, मेरी जो नजर पड़ी थी हाँ सर। वो सारे पीएच, वो सारे बफर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और नहीं तो कॉमन आयन पर बेस्ड नहीं सर, क्वेश्चन। मैंने पीएच पर बेस। ना अरे, बफर में क्या पढ़ते हो, पीएचए तो पढ़ते हो, हाँ सर वही। बफर में पीएचए तो पढ़ती हो, हमने क्वेश्चन देखे थे। हो सकता है सुबह की क्लास के बाद वो क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाए, पूछना ही नहीं पड़े आपको। जैसे उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एसिटिक एसिड में HCl डाल दिया आपने, अब जरा बताओ HCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 1। तो वहां एच आयन कंसंट्रेशन जब हम लोग लेंगे तो एसिटिक एसिड का एच आयन कंसंट्रेशन लेंगे ही नहीं, वो तो बहुत कम होगा। तो किसका लेंगे हम लोग, HCl का। और HCl का पीएच क्या दिया गया था, 2। तो इसका मतलब उस सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिटिक आयन का कंसंट्रेशन कंसीडर ही नहीं करते ना। तो ये कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें हम लोग जब सुबह बफर पढ़ लेंगे तो शायद वो भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा, नहीं फंसेगा। हाँ, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप भेज देना, और कल हम लोग मिलते हैं। और एक बार आप देख लेना, रैपिड फायर में हर हाल में रहना है, केमिस्ट्री के रैपिड फायर में सबको रहना है, सबको रहना है केमिस्ट्री के रैपिड फायर में। मैं फिर बोल रहा हूँ, कम से कम ये जो 43 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 43 आपका सही होना चाहिए बेटा। तो जितना मैंने पढ़ाया अगर वो रिवाइज आपने कुछ ना करो, ना रिवाइज करो, जितने तरह के क्वेश्चंस करवाए 50 तो हमने करवाई दिए होंगे, 50-60, तो अगर वो 60 क्वेश्चन ही पढ़ के बैठ जाओगे ना, तब भी तुम्हारे 43 क्वेश्चन निकल जाएंगे, 3 सुबह हो ही जाएंगे, बफर हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। ओके सर। और अगर फिर भी नहीं कर रहे हो 43, तो इसका मतलब है नहीं, कुछ बच्चे कर लेंगे, वो तो उनके रिस्पॉन्स से हमें पता चल रहा है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा सा कष्ट इस बात का है। आप जितना रिवाइज करके बैठोगे उतना हो जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन कोई फंस रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दो, सुबह जब हम लोग बफर की बात करेंगे तो कोशिश करेंगे उस समय, अगर पढ़ाई में से है जो पढ़ा चुके हैं उसमें से कोई क्वेश्चन आपने भेजा है तो उसे डिस्कस कर देंगे, नहीं पढ़ाई में से सर भेजा क्वेश्चन 4 बता दीजिए पहले ही, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 4।
जहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं लग रहा है इसी में तो था आपका असाइनमेंट, नहीं इसमें नहीं था। हाँ यही था ना, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ है यार, अरे पता नहीं कहाँ गया। फोनेशन पी ब्लॉक है। चलो बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो बोलो बच्चा। So ये the pH of 0.001 molar solution of the एक following मिनट salts एक मिनट, of its increase 0.00 order. 1 molar solution हाँ of the following salts increases in the order. हाँ उसमें सर ऑर्डर दिया है NaCl, NaCl, NH4Cl, NH4Cl, NaCN, Na CN, हाँ HCl, H, Cl. यही तो पूछा गया pH। सर तो इनका कोई अगर सीक्वेंस दिया गया हो बेटा तो सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका HCl का pH होगा, इसके बाद जिसका pH आएगा उसका NH4Cl का pH आएगा, इसके बाद जिसका pH आएगा Na, एक मिनट न्यूट्रल है और ये क्या है CN साइनाइड HCN, इसके बाद NaCl का आएगा और सबसे कम जिसका pH आएगा उसका NaCN का आएगा। तो ये तो पता चल गया सर पीएच हमारे H+ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इससे ज्यादा मतलब जिसका H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा उसका पीएच ज्यादा। तो सर हम लोग ने HCl देख लिया, सर NaCN में क्या देखेंगे? एक्चुअली बेटा जब हम आपको बताएंगे साल्ट हाइड्रोलिसिस तो हम आपको बताएंगे कि जब इसको आप पानी में डालते हो तो ये आपको हाइड्रोलाइज करके देगा NaOH और ये देगा HCl। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाते हो तो सोल्यूशन कैसा आता है न्यूट्रल, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा 7। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है बेटा साल्ट हाइड्रोलिसिस में आप पढ़ेंगे, ये आपको देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये आपको देता है HCl। बेटा ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच क्या आएगा 7 से कम आएगा। तो जब आप इसका पीएच निकालेंगे तो इसका पीएच क्या आएगा 7 से कम आएगा। बेटा जी ये HCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका पीएच क्या होगा 7 से बहुत कम आएगा, इसका पीएच आएगा 7 से बहुत कम आएगा। अब NaCN में बेटा जी ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH देता है और ये HCN वीक एसिड देता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड है तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, अगर बेसिक होगा तो इसका पीएच क्या आ जाएगा 7 से ज्यादा आ जाएगा ना। अब अरेंज करो तुम, तो देखो जरा सबसे कम पीएच या फिर सबसे ज्यादा पीएच किसका आ रहा है 7 से ज्यादा आ रहा है किसका NaCN का। इससे कम पीएच देखो, तो अगर इससे कम पीएच की बात करें देखो ये भी पीएच क्या आ रहा है 7 से कम, ये भी पीएच देखो क्या आ रहा है 7 से कम, ये पीएच क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद कौन आ जाएगा NaCl। इसके बाद देखो अब क्या आ गया, यहां आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और यहाँ क्या आ गया बहुत स्ट्रांग हो गया, तो इसके पास किसका पीएच आ जाएगा NH4Cl और सबसे कम किसका पीएच हो जाएगा HCl का। तो एक्चुअली बेटा साल्ट हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या दे रहे हैं ना। अब जैसे इसी की जब बात करोगे तो मान लो इसका आपने कितना लिया 0.001 मोलर, तो जब बेटा ये हाइड्रोलाइज करेगा तो NaOH देगा, तो इसका मतलब OH आयन अभी कितना दे रहा है आपको, इसी भी आप अगर हम बात करें 0.001 मोलर क्या मिल गया OH आयन। ये आयन कितना दे देगा यहां से देखो तो कितना दे देगा ये 0.00 क्या दे देगा H आयन, चूंकि दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सेम ना, तो कैसा हो जाएगा न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक, या बेटा ये आपको क्या देगा HCl, अगर HCl देगा तो जरा बताओ इस HCl में अगर Cl का कंसंट्रेशन H का कंसंट्रेशन पूछा जाए तो कितना मिलेगा 0.001 मोलर मिलेगा, क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl पूरा आयनाइज कर जाएगा, लेकिन NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये आयनाइज करेगा तो आयन देगा तो, लेकिन बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब जितना इसका मोल बनेगा उतना टूटेगा नहीं, कम टूटेगा, तो इसका मतलब OH आयन का जब कंसंट्रेशन निकालोगे तो OH आयन का कंसंट्रेशन H आयन के कंसंट्रेशन से कम होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है,
तो ये पूरा का पूरा टूट गया होगा, एच आयन कंसंट्रेशन इतना मिलेगा। लेकिन जब OH की बात करो तो इसकी तुलना में वीक बहुत कम डिसोसिएट होता है, तो हो सकता है OH आयन का कंसंट्रेशन मिले 0.00001। तो आप बताओ, अब जब pH निकालोगे ये से OH, तो जरा देखो H आयन का कंसंट्रेशन क्या है, मच मोर ग्रेटर है। तो अगर H आयन का कंसंट्रेशन ग्रेटर है तो रिजल्टेंट pH जो सोल्यूशन का आएगा वो क्या आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा। तो बेटा इसे कहां पढ़ते हैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। यस सर। ठीक है बच्चा, यस सर। ऐसा नहीं है कर नहीं पाओगे, लेकिन साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं बताए तो अब वही कारण है ना कि जैसे अब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, जो एसिड हमें मिला है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब एच आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जितना आपने लिया था, लेकिन जो बेस मिला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या सॉल्बिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो इससे भी कम हमें मिलेगा OH आयन। तो एच आयन का कंसंट्रेशन इतना ही है, लेकिन OH आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम मिल जाएगा ना। तो अल्टीमेटली इसका pH क्या हो जाएगा, अब pH एग्जैक्टली निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए जब डिटेल पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे कि इसके लिए आप सॉल्व डिसोसिएशन कितना लेते हो, कैसे लेते हो, किस किस बात पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद, और कल सुबह हम लोग की मुलाकात होगी, तो फिर कल सुबह बात करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।